फाइन। तो एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी या एसीबीडी, सॉरी एबीसीडी नहीं एसीबीडी है, और इसमें इन्होंने कुछ एलिमेंट्स तो दिए हुए हैं इक्वल। we need to show that ABC triangle is congruent to triangle ABD। देखो नाम का कितना फर्क पड़ता है, यहाँ पर उन्होंने ABCD नहीं लिखा क्वाड्रिलेटरल को, ACBD लिखा है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल की जब नेमिंग करते हैं तो वो साइक्लिक होनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई उन्होंने यहाँ पर ACBD लिखा है, ACBD। अगर ABCD लिख दे तो वो ABC और फिर D, इस तरह से होता है। तो नाम का बहुत फर्क पड़ता है, इस चीज को मैंने लास्ट क्लास में बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि जब आप ट्रायंगल्स के नाम लिखोगे तो बहुत सोच समझ के लिखना है। नाउ ABC और ABD को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं? चलो पहले आप में से ही बताओ लोग, फिर हम इसको करेंगे आगे। क्या क्या इक्वल ले सकते हैं हम एलिमेंट्स? हमें कोई 3 एलिमेंट्स चाहिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो वो 3 एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके, यस निकिता, यस तनिषा, ठीक है, यस खुशी, यस अक्षत, ओके, हाँ निकिता, फाइन। हाँ, विच इज इंक्लूडेड है, देखो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए का, क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए दोनों ट्रायंगल में थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में इंक्लूडेड है। तो हम उसको एंगल ए नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? प्रॉपर आपको नाम लिखना होगा। एंगल ए का मीनिंग तो हो जाएगा आप ये पूरा एंगल इक्वल बता रहे हो, नहीं, ये पूरा एंगल किसी भी ट्रायंगल में नहीं है, तो आपको नहीं, नंबर नहीं, आप पूरा बस नाम लिख दो। एंगल सी ए बी, एंगल डी ए बी। नाम लिखने की आदत थोड़ी सी डाल लो, नंबर्स ना लिख के आप नाम लिख दो तो आपके लिए भी सही रहेगा। डी ए बी एंड सी ए बी, आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नंबर्स दे सकते हो, ऑफ कोर्स दे सकते हो फिगर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस तनिषा, सो नंबर 1 नंबर 2 लिखना है, ठीक है लिख सकते हो, नाम लिखोगे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 एलिमेंट्स यस हम ले सकते हैं। दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इज कॉमन एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। क्वेश्चन में गिवन है, क्यों गिवन है? कि ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मीनिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट्स व्हाई ये दो एंगल्स इक्वल है ना? तो इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा ये भी बता दो। Which congruency rule we are using? Okay, Saloni. Okay, Anya. Yes, Saloni, Anya and Tanisha तीनों का करेक्ट। और बताओ निकिता, आप बताओ which rule we are applying here? जो एलिमेंट्स आपने बताया उसके हिसाब से कौन सा रूल इसमें अप्लीकेबल होना चाहिए? अक्षर, पार्थ, रिधिमास, ओशी, सभी बताओ। जिनका नाम नहीं भी लिया वो भी बताओ। गर्वित, मेरे पास लिस्ट नहीं है आपके सामने इसलिए मैं नाम से नहीं लेता रहा, ये मत सोचिएगा कि आप पर अटेंशन नहीं दे रहा मैं। अक्षत, ओके, यस। तो साइड, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, दो साइड्स और उनके बीच में एंगल है, तो एस ए एस। एस एस से तो वैसे भी कोई कंडीशन होती नहीं है, ओजस एस एस से कोई कंडीशन नहीं होती, बताया था ना मैंने। एस एस से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। इट्स एस ए एस, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड। एस एस से कोई कंडीशन नहीं होती, एस एस ए या ए एस एस कोई कंडीशन नहीं। फाइन। सो पहले आपको गिवन लिखना है। ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स है मैंने बोला था गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड, टू सॉल्व, जो भी है वो आपको लिखना है। यहाँ पर गिवन में उन्होंने क्या दिया हुआ है, एक तो AC AD के इक्वल है, दूसरा दिया हुआ है AB बाइसेक्ट्स एंगल A। उससे कंक्लूजन क्या लिखा निकला?
देखो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, बट हम उस चीज को नहीं यूज कर रहे, उससे जो हमें रिजल्ट मिला हम उसको यूज कर रहे हैं। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, सो उससे हमें क्या चीज मिली, एंगल सी ए बी, दिस एंगल इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, जिसको हम यूज करेंगे। फाइन। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी को ट्रायंगल एबीडी के। अब इनको ले लेते हैं प्रूफ में। ट्रायंगल एबीसी और एबीडी में प्लीज स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी का साइन मत लगा देना। यहाँ पर कई बच्चे होता है लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीडी, और फिर उसके बाद में उसके जो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं वो लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है, हम अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके नहीं चुके हैं, तो अभी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। निकिता मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, लेट मी सी, चलो मैं बताता हूँ, एक जस्ट गिव मी अ मिनट। क्लास 9th मैथ्स। पीडीएफ, there you go, chapter number 7 and इसका पेज नंबर है 118, 118। क्वेश्चन नंबर 3 वो गलती से लिख दिया बच्चे। सरफेस एरिया के नहीं किए, सरफेस एरिया और इसके दोनों के साथ ही दूंगा ओजस। कल मैंने 10th क्लास के चेक किए, आज मैं तुम्हारे करूंगा प्रोबेबली, तो कल तक तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल्स में ए बी के इक्वल है, कॉमन साइड है। सी ए बी जो एंगल है वो डी ए बी के इक्वल है, एंगल सी ए बी एंगल डी ए बी के। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन जो गिवन इंफॉर्मेशन थी हमने उससे ये कंक्लूजन निकाला है। तो आप चाहो तो यहाँ पर इक्वेशन 1 लिख के फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो, ऐसे गिवन में ही इसको सॉल्व करके तब यहाँ पर गिवन लिख सकते हो। फाइन। और ए सी ए डी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तीन एलिमेंट्स हमारे हो गए, साइड एंगल साइड। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये सीरीज में सॉरी ऑर्डर में वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे कर रहे तो पहले साइड इक्वल करो फिर एंगल इक्वल करो फिर साइड इक्वल करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में दोनों साइड्स लिख दो और बाद में एंगल लिख दो, बट रूल क्या लग रहा है वो फिगर देखकर आप देख लेना कि ऐसे एस है तो ऐसे एस ही आप लिखोगे। फाइन। तो triangle ABC is congruent to triangle ABD by SSS congruence rule। अब जब दोनों ये congruent है तो इनके corresponding parts भी equal होंगे। corresponding parts means जो corresponding angles हैं और corresponding sides हैं। corresponding का meaning मैंने आपको बताया था कि नाम के हिसाब से जो है, नेम के हिसाब से AB AB के इक्वल है, BC BD के इक्वल है, AC AD के इक्वल है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप यहां से नाम देखकर पता कर सकते हो। इन्होंने पूछा है कि BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो देखो CPCD के हिसाब से BC लास्ट में आ रहा है और BD भी लास्ट में है, दैट मींस BC किसके इक्वल होगा, BD के। सो वी कैन से BC इक्वल्स टू BD, BC एंड BD इक्वल्स हैं किससे, CPCT से। ये भी ध्यान रखना कि CPCT के सामने या पहले बाय नहीं लगाते हैं। टीचर्स मोस्टली क्या लिखते हैं, बाय CPCT। बाय CPCT नहीं होता है, इट्स जस्ट CPCT। सॉरी नॉट SSS, ये SAS, यस माय मिस्टेक, यस इट्स SAS नॉट SSS। ठीक है, तो बाय CPCT नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ओनली CPCT।
टीचर्स बोल देंगे तो आप बोल देना नहीं ये तो सीपीसीटी होता है, बाय सीपीसीटी नहीं होता है। लड़ने मत लग जाना। नाइन्थ में जो टीचर बोलते हैं वही सब सही होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। टीचर एज इन स्कूल के टीचर्स, नॉट मी। क्लियर सबको ये? इस वक्त किसने प्रवेश करने की कोशिश की है रिद्धिमा? इतना लेट लेट नहीं आया कीजिए। SAS करेक्ट। और कुछ पूछना है किसी को इस क्वेश्चन में? कृपया बताइए। SAS पूछो पूछो, जल्दी से पूछो। SAS एंड SOS। SOS का मीनिंग पता है ना सबको? व्हाट इज SOS? ये चैप्टर जब भी आता है तो मेरे मुंह से भी SOS ही निकलता है। आई डोंट लाइक दिस चैप्टर एट ऑल। और जो एक्सरसाइज पसंद थी वो इन्होंने इस बार हटवा दी। लास्ट वाली एक्सरसाइज वो मुझे अच्छी लगती थी। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। SOS मीन सेव आवर सेल्फ। जब कोई मुसीबत में होता है तो SOS एक मदद की पुकार समझ सकते हो आप। जहां भी SOS लिखा हो समझ लो कोई मदद के लिए बुला रहा है। कार्टून्स में नहीं देखा? वो धुएं से SOS लिखते हैं। कौन? बॉक्स बनी एंड डैफी डक। अगर कार्टून्स देखे हो ये वाले तो कोई बात नहीं, वो हमारे जमाने के कार्टून है वैसे भी। आजकल तो डोरेमोन नहीं, डोरेमोन भी पुराना हो गया। डोरेमोन एंड शिनचैन। और किस किस को वॉइस क्रैक हो रही है? ओजस को वॉइस क्रैक हो के आ रही है। बताओ किसी को और भी आ रही है? निंजा हथौड़ी। डिंग 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 डिंग। करेक्ट। ओके सलोनी। सलोनी एंड ओजस को। ओके। आन्या को क्लियर है वॉइस? ओके चलो एक सेकंड दो मुझे, नॉट एक सेकंड, एक मिनट। लेट मी प्लग इन अनदर नेट कनेक्शन की वायर। जस्ट अ मिनट। अब ऑडिएबल है ओजस, पार्थ, सलोनी? ये आप भी क्रैक कर रही है? अब तो नहीं करनी चाहिए आई थिंक। चलो गुड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर गिवन है क्वेश्चन में। वी हैव दिस क्वाड्रिलेटरल। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिगर कंबाइंड होती हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही। जिसमें भी फिगर्स कंबाइंड होंगी किसी ना किसी वे में, मतलब उनमें बीच में कोई कॉमन पार्ट इस तरह से होगा कि बेस इक्वल हो या फिर उनका कोई एंगल कॉमन हो, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस केस में कहाँ है मेरा, देखो वी हैव दिस फिगर क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें हमें प्रूफ करना है, दो तो इन्होंने हमें गिवन है एलिमेंट्स, ADBC के इक्वल है एंड DAB एंगल CBA के इक्वल है, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास देखो ये दो ट्राइंगल्स हैं जो ABD और BAC हैं, जिनको मैंने हाईलाइट किया है। अब एक तो ये और एक है ये, द ग्रीन वन। फाइन, वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स जिसमें हमें गिवन है ADBC के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस होल एंगल इज इक्वल्स टू दिस होल एंगल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप रफ में उन ट्रायंगल्स को सेपरेट कर लो जिनको तुम्हें प्रूव करना है, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा एलिमेंट्स को क्लियरली देखना। वी हैव दीज टू ट्रायंगल्स, करेक्ट। एक ट्रायंगल ABD एंड एक ट्रायंगल है ABC। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम क्या क्या एलिमेंट्स ले सकते हैं बताओ। दो एलिमेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, क्या वो इस पर अप्लाई होते हैं? क्या उनको हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में यूज कर सकते हैं? ओके, ओके सलोनी, खुशी, यस सलोनी, करेक्ट। और बताइए, ओजस आप बताओ, ओजस, पार्थ, अक्षर, थ्री मस्केटियर्स। बताइए क्या हम इन एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में जो क्वेश्चन में गिवन है? ओके आन्या, करेक्ट। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, देखो दिस एंगल, यस, सो DAB एंगल, जो ये एंगल है वो किसके, ABC एंगल के इक्वल है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ना लिख के आप पूरा नाम लिखोगे क्योंकि वो कंबाइंड है, ठीक है। तो गौरी अब तो क्लियर होनी चाहिए क्योंकि सभी को क्लियर है। एक बार चेक करो, इधर उधर बैठकर देखो। यस तनिषा, प्रूव हमें ये करना है, तो अब क्या करोगे आप देखो। यस, यस निकिता, यस तनिषा। देखो छोटी सी सॉल्यूशन है इसका, छोटा सा, नॉट छोटी सी। ADBC के इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, आप फिगर में देख लो। BC और AD हैं दोनों ट्रायंगल्स में, और ये क्वेश्चन में इक्वल भी दी हुई है ना। ADBC के इक्वल है, तो एक तो ये ले लिया। दूसरा हमने लिया एंगल DAB CBA के इक्वल है, इसका एंगल DAB CBA इस एंगल के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको भी हमने ले लिया। और तीसरा एलिमेंट हम क्या लेंगे, AB इक्वल्स टू
ए बी इक्वल्स टू बी ए, है ना। ए बी इक्वल्स टू बी ए ही लिखना है, हालांकि एक ही लाइन है, आप ए बी इक्वल्स टू ए बी भी लिख सकते हो, लेकिन सीपी के हिसाब से आप ट्रायंगल्स के ही नाम देखोगे तो ए बी इक्वल्स टू बी ए है, ना कि ए बी। तो आप ए बी इक्वल्स टू बी ए लिखोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ना है, बट सीपीसीटी के हिसाब से आप सही नाम लिखने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेटर है आप ए बी को बी ए के इक्वल लिखोगे। फाइन, इसमें कोई ज्यादा कैच नहीं है चीज में, बट बस ये सीपीसीटी के हिसाब से हमने नाम को शफल किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में वर्टेक्स ए है और बाद में बी है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में बी है और बाद में ए है, तो ए बी इक्वल्स टू बी ए लिखोगे। एसीबीडी के इक्वल नहीं है बच्चे, किसने बोला? कैसे लिखोगे एसीबीडी के इक्वल है ये बताओ, चलो उसका रीजन क्या दोगे? फिगर में देखने से नहीं, आप उसका रीजन दो कि एसीबीडी के इक्वल क्यों है। नो, खुशी सिंह की उसको हम लिख सकते हैं एसीबीडी के इक्वल, यूज कर सकते हैं, तो क्यों कर सकते हैं एसीबीडी के इक्वल? खुशी, उसका रीजन क्या लिखोगे आप यहाँ पर ब्रैकेट में कि क्यों है? क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है एसीबीडी के इक्वल है, ना ही ये पैरेललोग्राम है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो सकती हैं या कुछ है, तो आप क्यों लिखोगे? ओके, तो ये तीन, और वैसे भी आप देखो वो तो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, तो वो तो आप लिख ही नहीं सकते, है ना, गिवन में। नाउ ये दोनों ट्रायंगल हो गए ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट, दो साइड्स ली हैं और उनके बीच का एंगल है ना, जो दो साइड्स इक्वल प्रूव करी है हमने, दिस एंड दिस, और उनके बीच में ही ये एंगल है, तो ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसकी वजह से सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो सीपीसीटी का यूज करके वी कैन से BD इक्वल्स टू AC, जो कि सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था। इसका BD लास्ट के टू वर्टेक्स, इसका AC लास्ट के टू वर्टेक्स, BD इक्वल्स टू AC। सीपीसीटी के हिसाब से देख भी लेना कि क्या आपका नाम सही बैठ रहा है या नहीं। BD इक्वल्स टू AC, BD इक्वल्स टू AC। सिमिलरली थर्ड वाले पार्ट में ABD, इसका ABD किसके इक्वल होगा? BAC के, सीपीसीटी एंगल ABD इक्वल्स टू BAC, सेम ऑर्डर है तो सेम एंगल इक्वल होंगे। क्लियर सभी को? श्योर श्योर निकिता, गो अहेड, अभी मैं स्लाइड नहीं चेंज कर रहा, टेक योर टाइम।
Okay, oh, just joining again. Next question. Next question में AD and BC are perpendicular on this side AB. इक्वल परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन को पढ़ के अपने काम की जानकारी भी आपको एकत्रित करनी है। इक्वल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं, तो दो चीजें तो इससे हमें मिल गई। दो साइड्स इक्वल, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल। फाइन। और तीसरा एलिमेंट आपको ओ। ओ का क्या करोगे निकिता? यस, नॉट कॉमन। कॉमन बच्चे वो होगा जो उसके अंदर, दोनों के अंदर इंक्लूडेड होगा। यहां पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना। दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं बट इक्वल होंगे क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कॉमन का मीनिंग होता है कि दोनों में सेम ही एंगल यूज हो रहा है। जैसे साइड यूज थी वो इंक्लूडेड थी, ए बी बी ए के इक्वल थी। फाइन। यस, बट इसकी जरूरत क्या है? आप एलिमेंट्स तो गिनाने लग गए। व्हाई डू वी नीड दीज एलिमेंट्स? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हम आप क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो? क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट करो। यस निकिता। yes, but why do we need to use congruency rule? Tanisha and Akshat, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करना है? इनको ये भी पता होना चाहिए कि हम कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं, या फिर हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? उन्होंने डायरेक्ट वे में लिखा ही नहीं है कि कोई साइड इक्वल प्रूफ करो या फिर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला है कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है। सी डी और ए बी को इक्वल प्रूफ नहीं करना तनिषा, नहीं। वो दोनों इक्वल है भी नहीं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूसिस हैं और वो बेसिस है। नो, सी डी इक्वल्स टू ए बी नहीं। बाइसेक्ट का मीनिंग सी डी इक्वल्स टू ए बी नहीं होता बच्चे। बाइसेक्ट का मीनिंग है सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन सी डी ए बी से जिस पॉइंट पर मिल रही है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। हमें प्रूव करना है कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट का मीनिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स हमें बीओ को एओ के इक्वल प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग यही होगा कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन? सी डी। किसको? ए बी को। तो हमें बीओ को एओ के इक्वल प्रूफ करना है, जिसके लिए हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। फाइन। तो यस आन्या, करेक्ट। ठीक है, समझ आया कि हमें कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मीनिंग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। किसको डिवाइड कर रही है? ए बी को। तो हमें ए बी के जो पार्ट्स हैं उनको इक्वल प्रूफ करना है, मींस एओ को बीओ के इक्वल। यस तनिषा। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। आप सभी ने सारे एलिमेंट्स अच्छे अच्छे बताए, सही बताए, बट उसका रीजन भी पता होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? AD परपेंडिकुलर है AB पर और BC परपेंडिकुलर है AB पर। ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू BC। हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यूजफुल। नाउ वी नीड टू प्रूव CD बाइसेक्ट्स AB। अब ऑब्वियसली हम CD बाइसेक्ट्स AB इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते,
तो इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है वो भी आपको मेंशन करना होगा, और BO इक्वल्स टू AO। तो हम इसको प्रूफ करेंगे जिससे स्टेटमेंट ये बन के आ जाएगी। प्रूफ में हम लिखेंगे क्या क्या, ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOD में जस्ट अ मिनट, BC इक्वल्स टू AD क्वेश्चन में गिवन है, एंड BOC AOD के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल OBC एंगल OAD के इक्वल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय AAS। AAS है, ASA क्यों नहीं है, या 90 डिग्री का था तो RHS क्यों नहीं है, बताओ एक एक करके। Why AAS, why not ASA, और 90 डिग्री का भी यूज करा हमने तो why not RHS। इंक्लूडेड साइड, यस आन्या, करेक्ट, यस अक्षर, हाँ। RHS is not applicable because hypotenuse is not equal or not included in our proofs, ठीक है। ASA दो एंगल्स इंक्लूड होते हैं और साइड इंक्लूडेड होती है, करेक्ट, यस। तो जो दो एंगल्स हैं वो दोनों एंगल्स उस साइड पर नहीं बने हुए जिस साइड को हमने इंक्लूड किया है अपने प्रूफ्स में, है ना। जो एलिमेंट हमने इक्वल प्रूफ किए हैं जिसमें एक साइड थी BC इक्वल्स टू AD, इसी साइड पर अगर ये दोनों एंगल बने हुए होते तो अब हम ASA का यूज करते, बट इस केस में साइड अलग है और ये दो एंगल्स अलग हैं, सिर्फ एक एंगल इंक्लूडेड है दूसरा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको AAS लिखेंगे, नॉट ASA। और RHS इसीलिए नहीं क्योंकि हाइपोटेन्यूस हमने यूज ही नहीं करी है। RHS में हाइपोटेन्यूस एक अनदर साइड और एक 90 डिग्री का एंगल, ये यूज करते हैं। सो दोनों ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट, बट कॉन्ग्रुएंट हमें नहीं प्रूफ करने थे, हमें मेन करना था बाइसेक्ट प्रूफ। तो उसके लिए हमने अपने काम की चीज ली कि इसका BO इसके AO के इक्वल है, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हैंस जब दो पार्ट्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो CD है या फिर O जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का, और O से CD भी पास हो रही है, दैट मीन्स CD AB को O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या सभी को यह समझ आ गया? प्लीज क्वेश्चंस रटने नहीं है किसी भी हालत में, ऐसा मैंने बार बार बोला है फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है फिगर सेम दे रखी हो बट उन्होंने कुछ और प्रूफ करने के लिए दिया हो, एंड जो एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन है वो भी डिफरेंट दिए हो। तो क्वेश्चंस को रटना नहीं है, यू जस्ट नीड टू
एनालाइज द फिगर कि फिगर में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन को रिलेट करो फिगर से, जो गिवन है उसको, एंड जो प्रूव करना है उसको, और फिर देखो कि आप क्या कर सकते हो। जब दो ट्रायंगल्स इंक्लूड हैं किसी भी फिगर में, यहाँ तो आपको पता है कि यू आर स्टडिंग ट्रायंगल्स चैप्टर जो कि कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर है, बट क्वेश्चन पेपर में कई बार कंबाइंड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कॉन्ग्रुएंसी भी होगी और कुछ और भी होगा। तो उस केस में आप कैसे पता लगाओगे? अगर दो ट्रायंगल्स इंक्लूडेड हैं किसी भी फिगर में और किसी चीज को इक्वल प्रूफ करना है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आपको कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना होगा। कॉन्ग्रुएंसी को यूज करने के लिए यू नीड 3 एलिमेंट्स। उन 3 एलिमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करो थ्रू क्वेश्चन एंड फिगर एज वेल। क्वेश्चन से हमें देखो, बिल्कुल भी अगर क्वेश्चन होता फिगर नहीं बनाई होती तो उससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं। तो फिगर भी देखनी जरूरी है, क्वेश्चन भी देखना जरूरी है। क्वेश्चन देखने के साथ साथ में ये भी देख लेना, हो सकता था कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का ये साइन ना बनाते और ना ही क्वेश्चन में लिखा होता कि ये परपेंडिकुलर है। तो उस केस में ये बिल्कुल चाहे कॉर्नर ही क्यों ना बन रहा हो, आप इसको 90 डिग्री का अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करोगे। जब तक कि फिगर या क्वेश्चन में मेंशन ना हो कोई भी चीज, आप अपनी तरफ से उसको कंसीडर नहीं करोगे। कंसीडर सिर्फ और सिर्फ वो चीजें कर सकते हो जो ऑब्वियस हैं। जैसे दो लाइंस दी हुई हैं, इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे, यू कैन यूज देम। बट ये अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती कि परपेंडिकुलर है और ना ही ये स्क्वायर से बने होते, दैट मीन्स कि इनको आप परपेंडिकुलर या 90 डिग्री कंसीडर नहीं कर सकते थे। उस केस में आपको फिर कुछ और इंफॉर्मेशन वो देते जिसकी हेल्प से आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। फाइन। तो ध्यान रखना, जो चीजें दी हुई हैं वो ही आपको लिखनी है। फिगर में हमें लग रहा था कि ये 90 डिग्री का है, डोंट डू दैट। लग रहा नहीं होना चाहिए, है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट। मैथ्स है, मैथ्स में लगना वगना कुछ नहीं होता है। जो होते हैं फैक्ट्स वो होते हैं, जो नहीं होते हैं वो नहीं होते हैं। सो सी डी तो बाइसेक्ट हो गई किससे, सॉरी ए बी तो बाइसेक्ट हो गई सी डी से। ये भी ध्यान रखना किसको बाइसेक्टेड को प्रूव करने को बोल रहे हैं। हो सकता है वो यहाँ पर लिख देते प्रूव शो दैट ए बी बाइसेक्ट सी डी, उस केस में आपको सीओ को डीओ के इक्वल प्रूव करना होता है। या ये भी लिखा हो सकता था दे बोथ बाइसेक्ट ईच अदर, उस केस में दोनों को ही प्रूव करते आप। अच्छा ये बताओ, क्या ए डी बी सी के पैरेलल होगी? क्या ए डी डी ए बी सी के पैरेलल है इस फिगर में, इस क्वेश्चन के हिसाब से? आर दे पैरेलल? If yes, then why? If no, then why not? क्या रीजन होगा इनके पैरेलल होने का? अगर मैं बोलूं इनको पैरेलल प्रूफ करो तो क्या रीजन दोगे आप? टेल मी। जेड फॉर्मेशन? नो। जेड फॉर्मेशन से क्या होता है? नो, इक्वल इन लेंथ से भी कुछ नहीं होता बच्चे। एक ही बेस पर दो परपेंडिकुलर होते हैं, देन दे आर पैरेलल, बट उसका भी रीजन वो नहीं होता कि वो परपेंडिकुलर है। एक्सटेंड ना भी करो तब भी ऐसे ही बताओ कि क्यों है। यस अक्षर, नाउ अब सही बोला है तुमने। सिंपल पैरेलल लाइंस के आप थ्योरम्स देखो ना, क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो बिल्कुल ये क्या है, पैरेलल है ना? दोनों 90 90 के हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्यों नहीं होंगे ये पैरेलल?
कहाँ है मेरा बोर्ड? ये लाइंस हैं और ये है ट्रांसवर्सल। कौन सी ट्रांसवर्सल है? ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। हाँ है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ये भी 90 का है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है। चलो, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं जस्ट चेक कर रहा था कि आपको कितना ध्यान है पैरेलल लाइंस के बारे में। क्वेश्चन 4, एबीसी एंड सीडीए को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसमें टू पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल। कौन कौन सा? पी तो क्यू के पैरेलल है एंड एल एम के पैरेलल है। रेस we need to prove these two triangles are congruent, this one and this one. So क्या क्या आप यूज कर सकते हो इसमें, बताओ। कोई कुछ इक्वल नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन से कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो? ठीक है सलोनी। यस अक्षर। एंगल्स हो जाएंगे एंड सलोनी एक साइड हो जाएगी। व्हाट एल्स? वी नीड थ्री एलिमेंट्स। ओनली एंगल से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते, सो व्हाट एल्स? नो साइड्स इक्वल नहीं दी हैं खुशी। बीसीएडी के इक्वल कहाँ दी हुई है? नहीं दी हुई है। अगर इक्वल यूज करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों है। यस सलोनी। करेक्ट निकिता। यस अक्षत। अब तुम्हारे तीन एलिमेंट्स हो गए। यस आन्या। एसी सी ए के इक्वल है। एसी सी ए के इक्वल। यस। नो अक्षत, नॉट ए ए एस। ध्यान से फिगर देखो। ए ए एस होगा क्या तुम्हारे दोनों एंगल्स? यस निकिता। करेक्ट, गॉट दैट। A1 C1 के इक्वल होगा, सिमिलरली A2 C2 के भी इक्वल होगा। अक्षत बताओ, ए ए एस है क्या तुम्हारे दोनों एंगल्स उसी साइड पर नहीं बने हुए, जिस साइड को तुमने इंक्लूड किया है अपने प्रूफ में? बोथ alternate interior angles are formed on the same side, AC or CA. So it's not AAS, it's ASA. No, not SAS. दो साइड्स थोड़ी है। Why SAS? यस आन्या। ओजस कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ? रिप्लाई करो। अक्षर दो साइड्स कहां से आई? Which two sides you are considering? ओके ओजस, रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं फिर अपलोड कर दूंगा इसको। चलो, तो इस वाले फिगर में बाय ओजस, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो एक तो आप ये भी यूज कर सकते हो चाहो तो, जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो ये एक पूरा पैरेललोग्राम भी होगा, है ना? पैरेललोग्राम में अगर दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, जिसकी वजह से ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल, ये साइड कॉमन। तो उससे भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, बट हम उसका यूज नहीं कर रहे, हम वही यूज कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। पानी की टंकी भर गई है, जस्ट अ मिनट, इसको बोलने दो।
फाइन। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, दिस एंगल, ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ये और सॉरी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड ये दो लाइंस आर पैरेलल तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ये साइड हो गई कॉमन, तो दिस एंगल, this angle, this angle, this angle, and this side. Yes, we can use that as well, but उसके लिए आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। Since opposite sides are equal, सॉरी पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी वजह से हम BC को AD के इक्वल लिख सकते हैं एंड AB को DC के, सो उसको यूज करने की हमें जरूरत नहीं है जब हमें सिंपली दिख रहा है कि वी कैन यूज दीज एंगल्स। सो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DCA, BAC this one, DCA this one, नाम यहां से भी देख सकते हो, BAC DCA सेम ऑर्डर में होना चाहिए नाम, BAC DCA के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। ACCA के इक्वल है, ACCA के इक्वल है, लाइन तो एक ही है, नाम इधर उधर हो गए तो क्या हो गया, सो ACCA के इक्वल हो गई कॉमन साइड, एंड एंगल BCA DAC के इक्वल है, BCA this one, DAC this one। फाइन, तो दोनों ही एंगल्स इन्हीं लाइन पर फॉर्म्ड है, दैट मीन्स we can use as a congruence rule to prove them congruent, और वो हो भी गए। So this is how we proved कि ये दो ट्रायंगल क्या है, congruent हैं। क्लियर, इजी क्वेश्चन, छोटे से स्टेप्स हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, इसमें भी नहीं है तो मैं बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कराऊंगा।